गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वर्नर का सिद्धांत। तो कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि वर्नर का सिद्धांत क्या है। जैसे आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर है 26। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है। तो इन कंडीशंस में इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 24, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 23। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण ये 2 कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना सकता है, K4 FeCN6। तो ये कैसे बना? (4KCN + FeCN ट्वाइस। तो ये बन जाएगा K4 FeCN6। और अगर अपन इसको देखें तो ये 3KCN + FeCN होल ट्वाइस, होल थ्राइस। तो ये बन जाएगा K3 FeCN6। तो यहाँ पर ये है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे Pt प्लेटिनम, एटॉमिक नंबर 78। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है। +2 में इसके पास इलेक्ट्रॉन है 76 और +4 में इसके पास इलेक्ट्रॉन है 74। और इसके पीरियड में जो अक्री गैस है वो है रेडॉन 86। तो अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो इसको 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसका एटॉमिक नंबर 86 हो जाएगा। और +2 स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो इसका EAN नंबर हो जाएगा 84। जैसे इसमें भी अपन देखें तो आयरन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो इसको 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और ये हो जाएगा 36। और इसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है तो 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 35। तो ये भी अपने आवर्त में जो अक्री गैस है क्रिप्टॉन, उसके समान या लगभग समान विन्यास प्राप्त कर लेंगे। तो ये प्लेटिनम भी क्या बना सकता है, Pt NH3 अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो, या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो PtNH3 होल 4
और ये Cl2, इसका क्या नाम होगा? टेट्रा अमीन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो ये क्या बना सकता है? Pt Cl4 NH3 होल ट्वाइस। ये क्या बन जाएगा? टेट्रा क्लोरिडो डाईअमीन प्लेटिनम, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये 4th टेट्रा क्लोरिडो डाईअमीन प्लेटिनम 4th। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर्स है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इन ट्रांजिशन मेटल्स में परिवर्तित हो सकती है, और इसी ऑक्सीडेशन नंबर को वर्नर ने कहा प्राइमरी वैलेंसी, यानी प्राथमिक संयोजकता। और ये जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 या 6, कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात ये कितने एक दंतुर लिगेंड से जुड़े हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसी को इन्होंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो तो कहलाता है प्राथमिक संयोजकता, और सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, उप सहसंयोजन संख्या होती है या समन्वय संख्या होती है, वो कहलाती है द्वितीयक संयोजकता। और इन प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं की पूर्ति करने के लिए, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाकर EAN नंबर प्राप्त करते हैं ताकि उनके आवर्त में आने वाली अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त कर सके। और उस विन्यास को प्राप्त करने के लिए ये अधिकांशतः 6 या 4 के कोऑर्डिनेशन नंबर में रहते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल अपन ने इसलिए लिए हैं कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। तो वर्नर ने और भी कई प्रयोग करे, वो अपन देखते हैं, और उन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने अपने निष्कर्ष दिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, वो कैसे बनते हैं, उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, और उनकी ज्यामिति कैसी होती है। तो इन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन CONH3 होल 6, Cl3, ये है हेक्साअमीन कोबाल्ट
थर्ड क्लोराइड। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 है क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है और ये -3 है, उधर जाके +3 हो जाएगा। कैसे बना ये? COCl3 और 6NH3 के रिएक्शन से। फिर अगला कंपाउंड इन्होंने बनाया एक अमोनिया कम कर दिया, तो ये Cl जो इसकी प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहा था, वो लिगेंड के रूप में द्वितीयक संयोजकता को भी यहाँ संतुष्ट करेगा और ये बन जाएगा CONH3 Cl Cl2। इसका नाम है पेंटाअमीन मोनोक्लोरिडो या केवल क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तीसरा कंपाउंड इन्होंने बनाया, एक अमोनिया और कम करा, तो एक क्लोरीन लिगेंड के रूप में और जुड़ा, तो ये बना टेट्राअमीन डाइक्लोरिडो। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। चौथा कंपाउंड और बनेगा NH3 होल थ्राइस Cl3। तो क्या बना ये? ट्राइअमीन ट्राइक्लोरिडो। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसके बाद जब वर्नर ने और कंपाउंड बनाने की कोशिश की, तो इस कोबाल्ट ने कंपाउंड बनाने से अगर एक NH3 को और कम कर दिया जाए, तो इसने कंपाउंड बनाने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ आकर इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, वो कम हो जाती है, 5 ही रह जाती है, जबकि कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या फिक्स होती है 6। तो इससे वर्नर ने जो निष्कर्ष निकाले, वो निष्कर्ष ही वर्नर का सिद्धांत है। इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले इन प्रयोगों के आधार पर? पहला निष्कर्ष तो इनका ये था कि प्रत्येक कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड में 2 तरह की संयोजकताएं होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी सदैव ऋणायनों से संतुष्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड किससे बन रहे? धातुओं से। और धात्विक आयन क्योंकि धनायन होते हैं, तो उनकी संयोजकता ऋणायन से संतुष्ट होती है।
जो सेकेंडरी वैलेंसी है, द्वितीयक संयोजकता यानी उप सहसंयोजन संख्या, वह ज़्यादातर ऋणायन या फिर उदासीन अणु और कभी कभी धनायनों से भी संतुष्ट होती है। जो अपन उदाहरण इनमें देखेंगे कि जो लिगेंड है उनके द्वारा द्वितीयक संयोजकता संतुष्ट होती है, और लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड भी होते हैं, धनात्मक लिगेंड भी होते हैं और उदासीन लिगेंड भी होते हैं। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने निकाला कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है वो अनायनित होती है। क्या कारण है कि अनायनित होती है? क्योंकि द्वितीयक संयोजकता हमेशा समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड के रूप में रहती है। लिगेंड से अटैच होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, और वो आयनित नहीं होते हैं। पांचवा जो इनका निष्कर्ष था, प्राथमिक संयोजकता सदैव दिशाहीन होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता सदैव दिशात्मक होती है। तो ये कुछ निष्कर्ष इन्होंने दिए हैं जो फिक्स थे। फिर ये कहते हैं कि प्राथमिक संयोजकता परिवर्तित हो सकती है। इसलिए अपन ने ये दो उदाहरण दिए, आयरन का और कोबाल्ट का, जिसमें प्राथमिक संयोजकता 2 भी थी और 3 भी थी। प्लेटिनम में 2 भी थी और 4 भी थी। इसलिए प्राथमिक संयोजकता परिवर्तित हो सकती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता सदैव निश्चित होती है, यानी फिक्स होती है। यानी प्रत्येक धातु परमाणु या आयन के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं। 4 हैं तो 4 रहेंगे, 6 है तो 6 रहेंगे, ताकि वो उसके आवर्त में आने वाली अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त कर सके। इसलिए द्वितीयक संयोजकता सदैव निश्चित होती है। और ये द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है और दिशात्मक होती है। इसी कारण ये जो द्वितीयक संयोजकता है यही उस पदार्थ की यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री यानी ज्यामिति को तय करती है। ये द्वितीयक संयोजकता उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यामिति को तय करती है।
तो इस प्रकार से इन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी, इनमें पाई जाने वाली बॉन्डिंग, इनकी ज्योमेट्री और ये कैसे बनते हैं, कैसे अपनी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं, इन चीज़ों को बताया। और इसमें नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि जब ये ज्यामिति को तय करती है तो जो प्राथमिक संयोजकता है उस प्राथमिक संयोजकता को ज्यामिति में बिंदु रेखा द्वारा यानी डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। प्राथमिक संयोजकता को ज्यामिति में डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता को ज्यामिति का जब चित्र बनाते हैं तो उसको ठोस रेखा यानी सॉलिड लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। उन बिंदुओं के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यामिति तय करती है द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता को बिंदु रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, द्वितीयक संयोजकता को ठोस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। और यदि कोई ऋणायन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करे, अर्थात प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करने वाला कोई ऋणायन अगर लिगेंड के रूप में भी कार्य करे तो उसे ज्यामिति में बिंदु रेखा एवं ठोस रेखा अर्थात डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन दोनों के द्वारा दर्शाया जाता है। और इन सब के आधार पर इन्होंने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा यानी कोई मान लो ये सेंट्रल मेटल आयन है और इसके दोनों तरफ लिगेंड जुड़े हैं ए बी या ए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा तो उसकी ज्यामिति लीनियर होगी यानी रेखीय होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होगा? रेखीय। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वो किस तरह से जम सकता है? इस तरह से भी जम सकता है और इस तरह से टेट्राहेड्रली भी जम सकता है, समचतुष्फलकीय रूप से भी जम सकता है। और जमेंगे कैसे? ये चाहेंगे कि ये इस प्रकार से जमे ताकि इनमें आपस में कम से कम रिपल्शन हो, कम से कम प्रतिकर्षण हो। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? या तो स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतली, या फिर टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी? या तो स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी, वर्ग समतली होगी या समचतुष्फलकी होगी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी? ये 4 तो हो गए इस तरह से, ए बी सी डी, ये अपना सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगेंड इसके ऊपर और एक लिगेंड इसके नीचे। तो इस तरह से जो ज्यामिति प्राप्त होगी वो ज्यामिति प्राप्त होगी हमको
अष्टफल की ज्यामिति यानी ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति प्राप्त होगी। अष्टफल की ज्यामिति यानी समन्वय संख्या 2 हो तो वो रेखीय होगा, समन्वय संख्या 4 हो तो वो वर्ग समतली या समचतुष्फलकी होगा, और समन्वय संख्या 6 हो तो वो उपसंयोजक पदार्थ अष्टफलकी होगा। अब देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। तो उन एग्जाम्पल से ये ज्योमेट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मान लो ये पदार्थ है, नाम क्या है, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ये अपना सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, और ये 6 अमीन इस तरह से इसमें जुड़ जाएंगे, अष्टफल की संरचना बनाएंगे, जिनको ठोस रेखा से दर्शाएंगे, सॉलिड लाइन से दर्शाएंगे। और ये जो इसकी प्राथमिक संयोजकता है इसको डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। इस तरह से इसका चित्र बनाएंगे। परंतु अगर यही पदार्थ जो सेकंड वाला लिया था वर्नर ने, पेंटाअमीन मोनोक्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये क्या हो गया, पेंटाअमीन मोनोक्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 3 क्लोरीन इसकी प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहे थे, पर यहाँ पर ये क्लोरीन इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और इसकी लिगेंड के रूप में सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब इसका चित्र कैसा बनेगा, ये हमारा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन के रूप में, और 5 अमोनिया बनाने, ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, और ये हमारा क्लोरीन 6th लिगेंड के रूप में। और चूंकि ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है तो यहाँ पर हम सॉलिड लाइन के साथ साथ इसमें एक डॉटेड लाइन भी बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा इस तरह का बनेगा। तो जो 3rd कंपाउंड बनाया था वर्नर ने, उसमें चूंकि 2 क्लोरीन इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में रहते हैं, समन्वय मंडल में, तो 2 क्लोरीन उसमें लगाएंगे और 1 अमोनिया कम कर देंगे, और उन दोनों क्लोरीन में सॉलिड लाइन भी लगाएंगे और डॉटेड लाइन भी लगाएंगे। तो ये था हमारा वर्नर का सिद्धांत, जिस पूरे सिद्धांत में वर्नर ने प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के बारे में पूरी कहानी स्पष्ट करी कि प्राथमिक संयोजकता है तो उसकी क्या गुण है, द्वितीयक संयोजकता है तो उसके क्या गुण हैं, और किस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना के अपने आवर्त में आने वाली अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त करते हैं, और कैसे ये अपनी ज्योमेट्री बनाते हैं। आगे भी इस चैप्टर में आपको इसी तरह के वीडियो लेसन प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।